हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीरू स्टडी जोन में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित या गौतम बुद्ध से संबंधित। आइए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था, जो कोली वंश की कन्या थी इनकी माता माया देवी। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था। इस गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तथा 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपनी शरीर को त्याग दिया था, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में बौद्ध ग्रंथों में जाना जाता है। इसलिए बुद्ध के महाविनिष्क्रमण की घटना को, यानी उनके गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थान था। तो दोस्तों, मौर्यवंशी शासक अशोक का एक अभिलेख था रुम्नदेई अभिलेख से इस बात की सूचना मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी आया था और वहाँ की पूजा की थी। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध के जन्मस्थल होने के कारण इसे कर छूट भी दी गई थी। मौर्यवंशी शासक अशोक के रुम्नदेई अभिलेख से इस बात की सूचना मिलती है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। आपको दोस्तों बताते हैं कि महात्मा बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया और 35 यानी 6 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे पूर्व में निरंजना नदी, जिसका नाम निरंजना था, आधुनिक में फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपत्तनम में दिया। उसके बाद कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कोसल राज्य गए। बाद में इन्होंने पावा की यात्रा की और अपने चुंद नामक शिष्य के यहाँ सूकर मद्दों का भोजन किया, जिससे इन्हें अतिसार रोग हो गया। वहीं कुशीनगर में कुशीनारा, जो मल्ल राज की राजधानी थी, यहाँ पहुँचे। वहीं इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में महापरिनिर्वाण बौद्ध ग्रंथों में जाना जाता है। इसलिए कुशीनगर में इनका परिनिर्वाण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन तो है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण मल्ल राज की राजधानी कुशीनारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। छठा क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध, सॉरी दोस्तों, उसको सुधार लीजिएगा आप, टाइपिंग एरर हो गई है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों,
अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे थे। यहीं शुकर माधव का भोजन सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और इन्होंने और फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए। यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। 7वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, अलार कलाम कौन थे? तो दोस्तों अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के आचार्य थे और गौतम बुद्ध सर्वप्रथम गृह त्याग के बाद, महापरिनिष्क्रमण के बाद 29 वर्ष की अवस्था में जो उन्होंने किया था, गृह त्याग किया था, ये सर्वप्रथम यहीं के अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे और इन्होंने यहीं शिक्षा दीक्षा ली, जिसे ये एक बौद्ध गुरु थे। बुद्ध के एक गुरु हुए, अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। 8वां, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों 6 वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद जब 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे इनको फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वहीं से ये बुद्ध कहलाए और अरुवेला से सबसे पहले उन्होंने ऋषिपत्तन जो सारनाथ में है वहीं उपदेश दिया। तो इसी उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध ग्रंथ में जाना जाता है, इसे जो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। 9वां, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ जो ऋषिपत्तन में दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। 11वां क्वेश्चन दोस्तों है, महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए थे और उन्होंने वहीं नौवां विश्राम किया था। उदयन के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12वां लेते हैं। दोस्तों बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों 483 ईसा पूर्व में जब बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके तत्काल बाद राजगृह की, बार बार ये पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? प्रथम बौद्ध की संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। उसमें शासक कौन था? तो दोस्तों शासक उस समय अजात शत्रु था। तो दोस्तों अजात शत्रु शासक था, अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13वां क्वेश्चन दोस्तों है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी। कनिष्क के कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष उसके अश्वघोष थे। अब आपको एक बार फिर क्लियर करते हैं। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में, कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। 14 नंबर, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र, कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। शासक कौन था? अब बताइए। शासक था अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ बुलाई गई थी तृतीय बौद्ध सभा? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो दोस्तों हमने बताया आपको कि 483 में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह या राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो राजगीर या राजगृह में बुलाया गया था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो दोस्तों आप बौद्ध संगीति याद करिएगा, बौद्ध संगीति बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगीति बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इसमें पूछा गया द्वितीय बौद्ध सभा, यानी द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में कहाँ, अब आप पूछा जाएगा कहाँ हुआ था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। पहली बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और तृतीय बौद्ध सभा अशोक अध्यक्षता किसने की? तृतीय की मोगलीपुत्र तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। 17वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय कला में महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना का मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो दोस्तों भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव मतलब हरिणवन में दिया था। इसे ही मृग सहित द्वारा प्रकाशित किया गया है भारतीय कला में प्रथम उपदेश को। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18वां क्वेश्चन दोस्तों है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है। तो दोस्तों जो करमापा लामा तिब्बत का समुदाय है वो कंग्यूपा वर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। 19वां क्वेश्चन दोस्तों है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ। तो दोस्तों बोध गया में आपको हमने पहले बता दिया 29 वर्ष की अवस्था में महाविनिष्क्रमण हुआ था उनका, यानी उन्होंने गृह त्यागा था। 6 वर्ष की साधना के बाद उन्हें 35 ईयर ओल्ड यानी 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तब इन्होंने सुख तथा उसके सुख दुख उसके कारणों का पता लगाया। इसी समय से वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। यहीं पर कहाँ पर? यहीं पर जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो दोस्तों हमने आपको पहले बताया कि 6 वर्षों की साधना के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ? बोध गया में। वो जो स्थल था यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, ये निरंजना नदी के किनारे स्थित था, जो आधुनिक में फल्गु नदी को नाम से जाना जाता है। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 21 नंबर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो दोस्तों देवदत्त जो था वो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। वह स्वयं ही गौतम बुद्ध को बौद्ध संघ से हटाकर संघ का प्रधान बनना चाहता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहा जाता है। और इसी मध्यम प्रतिपद में 8 सोपान हैं, इसके 8 चरण हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और एक है सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का जो संकल्पना है उसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। त्रिपिटक क्या है। तो दोस्तों
त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर इनके 3 भागों में बांटा गया। जब बुद्ध जी की मृत्यु हो गई तो उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया, जिसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक में बांटा गया। इसलिए जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है उसे त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर दोस्तों है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों आपने समझ लिया कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 25वां नंबर दोस्तों है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों स्त्रियों के प्रवेश की जो अनुमति है वो वैशाली में जो प्रथम महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली प्रथम महिला थी जो बुद्ध की मौसी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। वैशाली में इसकी एंट्री की गई थी प्रथम महिलाओं की बौद्ध संघ में, किसके कहने पे, उनका शिष्य था एक आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। 26 में दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो दोस्तों बिहार में कहाँ, राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर ऊंचाई है। 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो दोस्तों आइए, सारनाथ में दोस्तों क्या क्या बुद्ध जी ने, प्रथम उपदेश, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनारा में महापरिनिर्वाण, सांची में दोस्तों उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 28वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। दोस्तों आगे बताते हैं आपको। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुई, प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुई, कश्मीर के कुंडलवन में हुई। तो दोस्तों इस बौद्ध धर्म में इस संगीति में बौद्ध धर्म में हीनयान और एक महायान में बंट गया। और हीनयान दोस्तों और महायान में बंटने के बाद जो महायान के लोगों ने क्या किया, मूर्ति बना के बुद्ध की पूजा शुरू कर दी। तो इसीलिए मूर्ति पूजा की सर्वप्रथम यहाँ नींव रखी गई बौद्ध धर्म द्वारा। और ये हीनयान के लोग जो है इनको महापुरुष मानते थे, महापुरुष मान के इनकी शिक्षाओं को अमल में लाते थे, इसलिए बौद्ध धर्म में 11 नंबर राइट है। क्वेश्चन लग रहा है। 30वां क्वेश्चन दोस्तों है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो दोस्तों माध्यमिक या शून्यवाद, माध्यमिक या शून्यवाद की मत के प्रवर्तक जो थे ये नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना, आप ध्यान दीजिएगा, उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी माध्यमिक कारिका उनकी रचना थी। तो इस बौद्ध दार्शनिक जो था नागार्जुन, उसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका और शून्यता के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 31 नंबर दोस्तों। 31 क्वेश्चन नंबर दोस्तों है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो दोस्तों प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे। नंबर 1 नालंदा
नंबर 2 वल्लभी, नंबर 3 विक्रमशिला। आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जो बौद्ध शिक्षा का ये 3 केंद्र थे उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध विक्रमशिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इसमें अगर देखेंगे ऑप्शन में जो वाराणसी था ये धर्म और संस्कृत का विस्तार के लिए था। गिरनार ये आपके जूनागढ़ में है, सॉरी गुजरात में है, तो इसलिए बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो विक्रमशिला था। ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो दोस्तों नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार के राजगीर के निकट स्थित है। तो दोस्तों गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में? गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय को बिहार को दान दिया और बाद में अन्य शासकों ने बिहार को दान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों नव नालंदा बिहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। इसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था और यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। पाली एवं बौद्ध अध्ययन हेतु अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं 34 नंबर। 34 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों जो हमने आपको बताया कि मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई। चतुर्थ बौद्ध संस्कृति कब हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। वहाँ क्या हुआ कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 टुकड़ों में बट गया। हीनयान के लोगों ने गौतम बुद्ध को महापुरुष माना और इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन महायान जो शाखा थी, महायान की शाखा के लोगों ने क्या किया, अनुयायियों ने क्या बुद्ध के, क्योंकि मूर्ति बना के इनकी पूजा करना शुरू कर दिया। इसलिए किस राजा के युग में? कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर लेते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान समुदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों आपको हमने बार बार बताया कि हीनयान और महायान समुदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर जो था वो देवी देवताओं की पूजा था, यानी मूर्ति बना के बुद्ध की पूजा करने लगे। और जो हीनयान के समुदाय वो महापुरुष मानते थे गौतम बुद्ध जी को और उनकी शिक्षाओं पर अमल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं 36 नंबर। नागार्जुन किस बौद्ध समुदाय के थे? दोस्तों हमने आपको बताया माध्यमिक समुदाय के थे। माध्यमिक या शून्यवाद आपको बता दिया पहले ही। माध्यमिक कारिका इनकी प्रसिद्ध रचना थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर लेते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो दोस्तों प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन को अध्ययन करने के लिए चीन भेजा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि गौतम बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी वो जापानियों द्वारा की गई थी और जिसे बनाने में कितना वर्ष लगा? 7 वर्ष लगा। और जो दोस्तों जो महायान के तो दोस्तों इसको बनाने में 7 वर्ष लगा। और जो ये संप्रदाय था दाई जोकियो संप्रदाय द्वारा
गौतम बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा का बोध गया में निर्माण किया गया था। 7 वर्ष लगा जापानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 39 नंबर। 39 दोस्तों क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के उपदेश जो थे आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसका आंसर खुद कमेंट में देंगे हमारे कि बौद्ध धर्म को महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहे कंपटीशन की दृष्टि से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।